अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं जी टेस्ट नंबर 4। टेस्ट की डिस्कशन करनी है। टेस्ट नंबर 4 की आज हमने देखें। फर्स्ट एमसीक्यू है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम के चार्ज के बारे में हमें बता दिया गया है कि ये पॉइंट चार्ज है, जबकि 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के जो चार्जेस हैं ये दोनों के दोनों टेस्ट चार्जेस हुए। देखें, ये बात अंडरस्टूड है कि जो फिक्स्ड चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज होता है। भले उसके बारे में हमें कहा गया है ये पॉइंट चार्ज है या ऐसा नहीं कहा गया, दोनों सूरतों में पता चल गया कि ये चार्ज फिक्स्ड चार्ज है तो समझ लें कि ये पॉइंट चार्ज है। जबकि जो दूसरे चार्जेस जो मूवेबल चार्जेस होते हैं दोज आर टेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम वाला पॉइंट चार्ज हुआ, जबकि 1 और 2 माइक्रोकूलम वाले दोनों चार्जेस टेस्ट चार्जेस हुए। अच्छा, आगे फर्दर देखें। विच चार्ज हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यानी 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम वाले चार्जेस में से किस चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक हो गया। ध्यान में रखना है। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 और 2 माइक्रोकूलम वाले कौन से चार्जेस हैं, ये टेस्ट चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। पॉइंट चार्ज कौन सा है, 10 माइक्रोकूलम वाला है, ठीक है। तो देखें जरा सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। देखें, बेसिक फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल का, ये वाला। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। V इज पोटेंशियल, K इज कूलम कांस्टेंट पता है आपको, Q क्या होता है, Q इज पॉइंट चार्ज, जबकि R क्या होता है, R इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अब देखें, मुझे बताएं कि इस पूरे, ये पूरे का पूरा जो फार्मूला है, इस पूरे फार्मूला में कहीं पे टेस्ट चार्ज का जिक्र मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंड करता है तो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है। अब देखें, जो दो टेस्ट चार्जेस हैं उन दोनों टेस्ट चार्जेस को सेम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया ना, और इसी तरह उन दोनों टेस्ट चार्जेस के जो डिस्टेंसेस हैं वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ही बता दिया गया है कि दोज टू टेस्ट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर बीइंग प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। इसका मतलब है दोनों के लिए आर की वैल्यू भी सेम होगी। तो जब दोनों के लिए पॉइंट चार्ज भी सेम, दोनों के लिए आर की वैल्यू भी सेम, तो इसका मतलब है दोनों के लिए पोटेंशियल भी सेम, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम विल हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब ये बात आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी। अब ये बात माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे एक फर्क भी अब देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनमें क्या फर्क हुआ। पिछला टॉपिक टेस्ट नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, यानी वो पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों की प्रॉपर्टी है। लेकिन पोटेंशियल जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। आ गया ना फर्क समझ। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। देखें, सेकंड एमसीक्यू क्या है। कहता है 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम चार्ज। इसका मतलब क्या है, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज है ना वो। तो -2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज हुआ फिर पॉइंट चार्ज। ए जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें, अनदर पॉइंट बी इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम -3 माइक्रोकूलम चार्ज। एक और पॉइंट चार्ज ले लिया जो कि है -3 माइक्रोकूलम का, और बी जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। कहता है विच पॉइंट हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ग्रेटर है, ए की या बी की। सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने वाली चीज तो नहीं, लेकिन फॉर्मूला से हमें पता चलेगा। देखें जरा, ये आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है कि ए जो है, स्टेटमेंट के मुताबिक ए जो है वो -2 माइक्रोकूलम की फील्ड में मौजूद है, बी जो है वो -3 माइक्रोकूलम की फील्ड में मौजूद है। और हमें पता है कि पोटेंशियल जो है किसके इक्वल है, के क्यू बाई आर के इक्वल है। अब जरा देखिएगा, दोनों के बारे में बता दिया गया, ए और बी दोनों के बारे में बता दिया गया कि दीज आर 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ए और बी दोनों का डिस्टेंस 2-2 सेंटीमीटर है अपने अपने पॉइंट चार्जेस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों पॉइंट्स के लिए आर की वैल्यू तो सेम होगी, बिकॉज आर इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, यानी ये आर की वैल्यू है, तो दोनों के लिए आर की वैल्यू तो सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब पोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। जिसके लिए पॉइंट चार्ज ज्यादा है, जिसके लिए पॉइंट चार्ज ज्यादा है उसके लिए पोटेंशियल भी ज्यादा है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड। पॉइंट चार्ज पूरे पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इट्स साइन। तो देखें जरा,
अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से क्यू क्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा है, क्यू की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, ए के लिए ज्यादा है या बी के लिए ज्यादा है? तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है क्यू की वैल्यू ए के लिए ज्यादा है, क्योंकि -2 बड़ी वैल्यू होती है ना -3 से। तो फिर वैल्यू क्यू की क्योंकि ए के लिए ज्यादा है तो इसलिए पोटेंशियल भी ए का ग्रेटर होगा। दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें आंसर हमारा कौन सा बना, इट इज ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कैसा होगा? अगेन फार्मूला की तरफ आए, देखें पोटेंशियल का यही बेसिक फार्मूला है अगेन, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। लें जी, अब हमें पोटेंशियल का साइन डिसाइड करना है कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, वट एवर। देखें आर तो होता ही हमेशा पॉजिटिव है, के भी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल पोटेंशियल का जो साइन है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा, तो चार्ज के साइन पे इसकी टोटल डिपेंडेंस होगी। अब जरा देखें तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस टेस्ट किस पॉइंट चार्ज की फील्ड में मौजूद है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि पोटेंशियल जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। यानी यहाँ पे इस केस में ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जब हमारे पॉइंट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, समझ आई, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये ना हो कि आप इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल नेगेटिव बना के बैठ जाएं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जरूर नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो ये फार्मूला था ना, K Q1 Q2/R²। बिकॉज पोटेंशियल आर, पोटेंशियल एनर्जी तो जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी थी। अब उसमें Q1 जो है वो कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q2 कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, अब जरा देखें एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती। तो अब ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज पे। वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे टेस्ट चार्ज है, सिर्फ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करेगा। और पॉइंट चार्ज उसके लिए न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस की फील्ड में मौजूद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव और उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक हो गया जी। सो देखें करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बना, करेक्ट आंसर हमारा बन गया ऑप्शन ऑप्शन ए, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में पूछा हुआ था। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी नंबर 4, इन मूविंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या करेगा, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज से अवे हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो देखें जरा इस चीज को, दोबारा से हम आते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो देखें जरा, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, सपोज करें दिस इज अवर नेगेटिव पॉइंट चार्ज और ये इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो गया। पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है, ये होता है K Q/R। ये Q है हमारा पॉइंट चार्ज। अब देखें जरा, अगर Q नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि इस सारी फील्ड के अंदर अंदर पोटेंशियल कैसा हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल हुआ। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज होता, वो भी समझ लें, चलें टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो Q की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट होती, तो इनसाइड पोटेंशियल कैसा होता, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड में, अगर हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड में पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर हमारा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड में पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, जबकि आउटसाइड आउटसाइड द फील्ड यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है जीरो, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जीरो। ठीक है, अब जरा देखें, अब हमारा जो सवाल है, कहते हैं नेगेटिव चार्ज से आप अवे मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल कैसा होता चला जा रहा है। देखें जितना नेगेटिव चार्ज के करीब है पोटेंशियल उतना नेगेटिव है। ठीक है, अब इनसाइड पोटेंशियल नेगेटिव है, आप अवे जा रहे हैं अवे जा रहे हैं अवे जा रहे हैं करते करते फील्ड से ही बाहर निकल गए, तो इधर तो पोटेंशियल कितना था, जीरो। तो इसका यह मतलब हुआ कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज से अवे आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, गलत लिख दिया मैंने, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। ठीक है ना, क्योंकि इनसाइड पोटेंशियल नेगेटिव है आउटसाइड जीरो है, तो जब आप अवे जा रहे हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, उल्टा अगर आएंगे
यानी अगर आप नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेंगे, अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो जीरो से नेगेटिव की तरफ आ रहे होंगे, फिर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज के लिए भी देख लें, अगर आप इससे अवे जा रहे हैं तो अब क्या होगा पोटेंशियल, देखें अंदर पोटेंशियल पॉजिटिव है, बाहर पोटेंशियल है जीरो। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर आप अंदर से बाहर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर जीरो से पॉजिटिव की तरफ आ रहे होंगे, उस सूरत में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। समझ आ गई ना बात की। खैर, यहां पे हमसे किसके बारे में पूछा था, नेगेटिव चार्ज के लिए, कि आप नेगेटिव चार्ज से अवे जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज से जब अवे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव से जीरो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस ऑप्शन में है, इंक्रीजेज है ऑप्शन ए में। लें जी, ये है हमारा आंसर। ठीक हो गया ना। ओके, नेक्स्ट आ जाए, अब नंबर 5 की तरफ आए। A 4 microcoulomb charge has potential of 3 volt at a certain point. What is the potential of 2 microcoulomb charge at the same point? Same potential. वजह जरा गौर से देखें। A charge 4 microcoulomb has potential of 3 volt at a certain point. इसका मतलब है 4 microcoulomb के चार्ज को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि 4 microcoulomb के चार्ज के बारे में कहा गया कि it has the potential of 3 volt at certain point. It means कि 4 microcoulomb charge is movable charge. ठीक होगा। कहते हैं अगर उसी सेम पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा जाए, ये भी तो फिर मूवेबल चार्ज है, तो इसका मतलब है दोनों टेस्ट चार्जेस हुए। ठीक हो गया। पॉइंट चार्ज कौन सा है वो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया गया, अलबत्ता पॉइंट डिस्कस कर दिया गया। कहते हैं पहले एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को रखा तो उसका पोटेंशियल 3 वोल्ट था, फिर उसी पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को रखा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें पता है कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ, देख लें फिर एक दफा, हमें पता है कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज को तो डिस्कस ही नहीं किया गया, पॉइंट चार्जेस का मतलब है दोनों टेस्ट चार्जेस के लिए सेम हुआ। इसी तरह कहता है कि दोनों टेस्ट चार्जेस को बारी बारी सेम पॉइंट पे रखा गया, तो इसका मतलब है कि ये आर की वैल्यू भी सेम हुई, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज वो भी सेम हुआ। तो दोनों के लिए क्यू और आर की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है। वैसे भी हमें पता है ना, अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एमसीक्यू में ही, कि पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है। टेस्ट चार्ज पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती हमारे इस जो है पोटेंशियल की, तो इसलिए दोनों केसेस में पोटेंशियल सेम होगा। सो देखें करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेम पोटेंशियल, यानी 3 वोल्ट, ये ऑप्शन बी, क्योंकि 3 वोल्ट ऊपर बताया गया था ना, ये देखें 3 वोल्ट, तो 3 का 3 वोल्ट ही रहेगा दूसरे चार्ज के लिए भी। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए नंबर 6 की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस आर अपार्ट इज। बिल्कुल उनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, देखें बहुत आसान है ये देखिएगा जरा इस चीज को, ये देखें, ये है एक प्लस क्यू चार्ज और यहां है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये इनका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल की वैल्यू पूछिए पॉइंट पी पे, जबकि इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो बता दिया गया है। कितना डिस्टेंस बताया है, कहता है देयर आर डिस्टेंस अपार्ट। कहता है मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, देखें बहुत आसान, जाहिर है मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल होगा। तो देखें जरा मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। अब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के चार्ज कौन सा, प्लस क्यू, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, आगे प्लस का साइन एज इट इज, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल के, अब चार्ज कौन सा होगा, ये वाला चार्ज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर बाय टू आता है, सॉरी आर बाय टू। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी का क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर बाय टू बनेगा, टोटल डिस्टेंस आर है ना, तो ये हाफ डिस्टेंस आर बाय टू बनेगा, इसी तरह वो वाला डिस्टेंस भी आर बाय टू बनेगा। अब जरा देखें, अब ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन साइंस इनके ऑपोजिट है, तो कैंसल आउट कर देंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें हम, चार्ज -3 माइक्रोकूलम, charge -3 microcoulomb and q and unknown charge are placed 15 centimeter apart. The zero potential point lies 5 centimeter between the charges. What should be the sign and value of q?
तो कैपिटल क्यू की वैल्यू भी बताएं और उसका साइन भी बताएं। वो तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल ही जाएगा। देखें जरा, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। चार्ज Q, small q and capital Q are unknown placed 15 सेंटीमीटर apart। स्मॉल q और कैपिटल Q जो है इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? दीज आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट। स्मॉल q की वैल्यू हमें बताई हुई है, क्या वैल्यू बताइए? 3 माइक्रोकूलम की। और कैपिटल Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है वो बता दिया गया है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके दरमियान। ठीक हो गया जी। जीरो पोटेंशियल पॉइंट लाइज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। जीरो पोटेंशियल पॉइंट जो है वो Q से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। Q से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और व्हाट शुड बी द साइन एंड वैल्यू ऑफ Q? तो कैपिटल Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके जी, आए रजिस्टर की तरफ कैलकुलेशन करते हैं। देखें, ये चीज हमें बताइए कि एक चार्ज स्मॉल Q जिसकी वैल्यू बताइए, कैपिटल Q उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई हुई। कहते हैं इन दोनों के दरमियान स्मॉल Q से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है, जबकि इन दोनों का आपस का टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। बताएं आपके कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी? देखिए काम आसान हो गया। ये वाला अगर 5 सेंटीमीटर है तो इतना डिस्टेंस क्या हुआ? इतना डिस्टेंस फिर हो गया 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जरा देखें, सेंट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो अगेन V इज इक्वल टू किसकी वजह से पोटेंशियल? सेंट्रल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किस किस की वजह से है? Q वाले चार्ज की वजह से और कैपिटल Q चार्ज की वजह से। तो ये चीज लिख दी। अगले स्टेप में सेंट्रल पॉइंट का क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो V की जगह 0 पुट कर देते हैं, ये लिख दिया 0। अब वी क्यू का पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा K साथ Q डिवाइडेड बाय R प्लस ये क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है अभी हमें नहीं पता, उसको मैं R डैश का नाम दे देता हूं। अब जरा फर्दर देखिएगा, 0 K तो कॉमन है ना, कॉमन लिया और दूसरी दूसरी साइड पे 0 से ले जाके डिवाइड करके खत्म कर दिया। बाकी क्या बचा? Q की वैल्यू कितनी बताई है? Q की वैल्यू बताई हुई है -3 माइक्रोकूलम। यानी मैं सिर्फ 3 लिख देता हूँ, माइनस साइन को इग्नोर करता हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस कितना बताया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर्स। ठीक हो गया, प्लस का साइन। अब कैपिटल क्यू को हमने फाइंड करना है, हमें तो नहीं पता। डिवाइडेड बाय ये क्या है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर्स। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा फर्दर, 0 इज इक्वल टू अगेन देखें 10⁻⁻2 जो है 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कॉमन है ना, कॉमन लेंगे दूसरी साइड पे 0 से डिवाइड कर 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर देंगे। बाकी क्या बचेगा? बाकी नीचे एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर आएगा 5 टू 10, तो 3 टू कितना हो जाएगा? 3 टू 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस का साइन, यहाँ पे क्यू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। और एक दफा फिर ये 10 भी उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। बाकी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू होगी, ये उधर शिफ्ट होगा तो -6 इंटू 10⁻⁻6, यानी ये बन गया -6 माइक्रोकूलम। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है इसका। ओके जी, देखें करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। अब आप लोगों ने सोचना है उधर आंसर में तो कैलकुलेशन में तो -6 माइक्रोकूलम आया था, यहाँ पे सर ने 6 माइक्रोकूलम कैसे मार्क कर दिया? तो गौर से देखिएगा, हमारा जो गिवन चार्ज था, गिवन चार्ज वो क्या था? वो नेगेटिव चार्ज था। और पॉजिटिव जो हमारा नया चार्ज है कैपिटल क्यू, वो तो हम क्यू से कम, वो तो ओरिजिनल चार्ज स्मॉल क्यू से कंपेयर करके हम बताएंगे ना कि उसका साइन कौन सा है। अब यहाँ पे नेगेटिव आने का ये मतलब है, हमारी कैलकुलेशन में नेगेटिव आने का ये मतलब है कि इट इज ऑपोजिट टू दिस स्मॉल क्यू चार्ज। समझ आई बात की? अब स्मॉल क्यू चार्ज अगर नेगेटिव है तो हमारी कैलकुलेशन का नेगेटिव इस वाले नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव बना के +6 कूलम बना देगा। सपोज करें अगर ये +3 माइक्रोकूलम होता ना, तो फिर हम वाकई -6 माइक्रोकूलम लेते, क्योंकि उस सूरत में फिर स्मॉल क्यू के ऑपोजिट फिर -6 माइक्रोकूलम होता। समझ आ गई बात की? तो खैर इस केस में है, इस केस में +6 माइक्रोकूलम। ठीक होगा। नेक्स्ट देखें जी, फर्दर नंबर 8 कहता है कि a 5 microcoulomb charge is distributed uniformly on the surface of the sphere of radius 5 millimeter. Electric potential at its surface, at its center. तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? देखें, ये मैंने लास्ट टाइम आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में भी बताया था कि हमारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज सफियर होता है ना, सफियर की सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही तमाम इंटीरियर पॉइंट्स की भी होती है। इसी तरह पोटेंशियल के लिए भी ऐसे ही है कि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा ना, वही तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का भी होगा।
अब अगर सेंटर का पोटेंशियल हमें फाइंड करने का क्या है तो कोई बात नहीं, हम सरफेस का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, वही हमारा इंटीरियर का भी पोटेंशियल होगा। समझ आ गई बात की? तो करते हैं जी कैलकुलेशन स्टार्ट। देखें यहाँ पे अब जो चार्ज बताया 5 माइक्रोकूलम का और रेडियस जो उसका बताया वो 5 मिलीमीटर है। तो देखें जी, पोटेंशियल के फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना है? क्यू यहाँ पे हमें बताया हुआ है, चार्ज बताया है, कितना बताया हुआ है? 5 माइक्रोकूलम बताया है, यानी 5 × 10 क्या हो जाएगा? -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बताया? 5 मिलीमीटर, यानी 5 × 10⁻³ अब देखें 5 और 5 कैंसल, 10⁹ 9 10⁻⁻6 10⁻³ ये मिलके क्या बन जाएंगे? ये तीनों मिलके ये बनेंगे 0। ये तीनों मिलके बन जाएंगे 10⁻�0। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 9 × 10⁻�0 और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 9 × 1 9। सो आंसर इज 9 वोल्ट्स। ठीक हो गया जी। देखते हैं जी क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है ये लास्ट वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आज एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में कहता है एन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, ये ऊपर वाले एमसीक्यू को मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। तो ये देख लें, ये जो हमने 9 वोल्ट निकाला है ये सरफेस का पोटेंशियल निकाला है, क्योंकि पैरामीटर्स तो हमने सरफेस वाले पुट किए हैं ना, डिस्टेंस तो हमने सरफेस का पुट किया है सेंटर से, लेकिन हमसे तो सेंटर का पोटेंशियल पूछा था। तो जवाब मैं उसका दे चुका हूं आपको कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वही इंटीरियर के तमाम पॉइंट्स का है। तो जब हमने सरफेस का पोटेंशियल निकाल लिया तो असल में इंटीरियर का भी यही पोटेंशियल है। ठीक है, ओके। नंबर 9 देखें हम। कहता है एन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा? बता चुका हूं अभी आपको। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ऐसा ही है, पोटेंशियल के लिए भी ऐसा ही है कि जो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल होगा वही इंटीरियर के तमाम पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सरफेस का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल, इंटीरियर के तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तो सेंटर और सरफेस का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। आगे फर्दर जरा देखिएगा अब इस चीज को, आउटसाइड का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या एट सम पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड स्फीयर? नो, इन तीनों पॉइंट्स का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का भी होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल और वो पॉइंट जो सेंटर और सरफेस के दरमियान है तो वो भी इंटीरियर पॉइंट, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। आगे समझ बात की। अलबत्ता आउटसाइड ऑफ द स्फीयर इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ये तो लॉजिक बेस्ड आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो फिजिक्स भी समझ लें, क्योंकि लाजमी तो नहीं ये एमसीक्यू इसी तरह आपके सामने पेपर में आ जाए, घुमा फिरा के कुछ भी वो दे सकते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर वहां पे सॉल्व करना आपके लिए मसला बन जाएगा। तो जरा देख लें, अब इस चीज को फिजिकली समझे, मैथमेटिकली समझे कि आउटसाइड पोटेंशियल कैसे नेगेटिव होता है। चार्ज कौन सा चार्ज स्प्रेड किया हुआ है? नेगेटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। अब जरा देखिएगा इस चीज को। देखें, ये हमारा पूरे का पूरा स्फीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे करके, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखें पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब जरा देखिएगा, V इज इक्वल टू के इनटू नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू, कोई नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, डिवाइडेड बाय आर। अब जरा देखें, अगर डिस्टेंस में बढ़ाना शुरू करता हूँ तो पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, डिस्टेंस कम करना शुरू करता हूँ पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं सरफेस से बाहर जा रहा हूँ, जैसे जैसे अवे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आगे नेगेटिव वैल्यू है तो इफेक्ट उल्टा होके बढ़ना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल। आगे समझ? तो इसलिए जैसे जैसे अवे जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई आउटसाइड पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। समझ आ गई बात की? यही चीज है। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता इस पूरे के ऊपर, अब क्या होता इसको भी समझें। अब इफेक्ट सारा उल्टा हो जाता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो अगेन पोटेंशियल के फार्मूला में क्या आता? के इंटू यहाँ पे आ जाता पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर। अब जरा देखें, अब अगर मैं अवे जा रहा होता उससे, तो अब आर की वैल्यू कैसी हो रही होती? आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती, तो अब पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाता। तो लिहाजा आउटसाइड पोटेंशियल कम होता, इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल मैक्सिमम होता। समझ आ गई बात की? तो देख लें, अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आउटसाइड पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो फिर इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। ओके जी। तो अभी खैर क्योंकि हमसे नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछा गया था, तो नेगेटिव चार्ज के केस में आउटसाइड पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, मार्क कर चुके हैं। ऑप्शन डी था इसका आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी नंबर 10 की तरफ। कहते हैं अ होलो चार्ज स्फीयर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। एक स्फीयर है, उसको चार्ज किया गया और पोटेंशियल वी बना दी है। तो पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? भाई वही बात बार बार, कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वही सेंटर का भी पोटेंशियल होता है, जो सरफेस का पोटेंशियल वही सेंटर का भी पोटेंशियल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी, ऑप्शन ए, वी होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 11। अ कंडक्टिंग स्फीयर हैज चार्ज q एंड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज v। अगर चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, फार्मूला के मुताबिक चार्ज की पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये देखें, चार्ज इस फार्मूला के मुताबिक चार्ज की पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन है, अगर चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, चार्ज हाफ होगा तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, अप टू सो ऑन। यहाँ पे उसने हमसे यही पूछा है कि अगर चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2v, ऑप्शन बी, ठीक। नंबर 12 देखें। कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 मीटर स्टिक दैट इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म फील्ड इज 400 वोल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा देखें जरा। ये देखें, ये एक स्टिक है, ऐसे करके लाइक इस तरह से। इस स्टिक की लेंथ हमें बता दी गई है, कितनी बताइए इसकी लेंथ? इसकी लेंथ हमें बता दी गई है 2 मीटर्स। और ये यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे करके, ठीक है। कहता है स्टिक के जो दोनों एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है? वो उसने बता दिया कि 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहता है आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो बहुत आसान, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला यूज कर लें। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला के मुताबिक ई किसके इक्वल होता है? ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी के इक्वल होता है। तो वी की वैल्यू है 400, डी यानी उसकी लेंथ 2, तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा? ये बनेगा 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 13। कहता है द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ पार्टिकल विद चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम 5 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस टू 6 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड बैक अगेन टू 5 वोल्ट सरफेस इज, कि आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज को उठा के दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके गए, फिर दोबारा पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले आए, तो कहता है कितना वर्क होगा। देखो कितना आसान है। मुझे बताएं कि जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन सी होती हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है। अब अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से सपोज करें ये हमारा चार्ज है, ये इसके गिर्द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, इसी तरह बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V1 है, दूसरी का पोटेंशियल V2 है। अब देखें चार्ज को उसने यहां से उठाया, ऊपर लेके गया और फिर पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ लेके आया। तो मुझे बताएं पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल का चेंज कितना आया? कोई चेंज नहीं आया, जीरो चेंज आया। क्यों? क्योंकि जाहिर है जिस सरफेस से वो ऊपर जाके दोबारा उसी सरफेस पे वापस आ गए, तो सेम सरफेस पे क्योंकि वापस आ गया तो फिर पोटेंशियल का चेंज तो जीरो हुआ ना। समझ आ गई बात की। कहता है वर्क डन फाइंड करें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क क्या होगा? वर्क होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। यहाँ पे पुट करें तो वर्क कितना आ जाएगा? वर्क भी आ जाएगा जीरो, ठीक हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ये, ठीक। नेक्स्ट देखें नंबर 14। इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद अ पॉइंट चार्ज इज। पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती हैं? ये अभी तो मैंने आपको बना के दिखाई, अभी तो बना के दिखाई। ये देखें, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी हैं? ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। कंसेंट्रिक मींस सेम सेंटर वाले। तो इन सब, ये जितने भी स्फीयर्स बन रहे हैं, इन तमाम स्फीयर्स का जो सेंटर है वो सेम है, तो दीज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनता है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ये लास्ट वाला है, ऑप्शन डी, ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 में अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल
oppositely charged plates is 8 meters apart is 4 Newton per coulomb. An ion of -2e charge is released from the negative plate. What is its kinetic energy when it reaches the positive plate? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ईयर का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो आपको याद ही होगा कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हम क्या करेंगे, हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे, जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी, बात ही खत्म। समझ आ गई बात की? तो देखें जरा, अब वर्क डन का हमने बेसिक फार्मूला यूज कर लेना है। तो देखिएगा जरा इस चीज को, ये देखें जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला चार्ज के लिए अभी जो ऊपर यूज किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगले स्टेप में वर्क की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब जिस चार्ज को मूव करवाया जा रहा है वो चार्ज उसने कहा हुआ है -2e का चार्ज है, ठीक हो गया। फर्दर जरा देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो तो उसने हमें बताया ही नहीं है। उसने तो हमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज मूव कर रहा है और कितने डिस्टेंस तक मूव कर रहा है। तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें कि जितने डिस्टेंस तक चार्ज ने मूव करना है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ई मल्टीप्लाई डी। आप जरा देखें, ये -2e तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, वैसे माइनस का यहाँ पे कोई काम है नहीं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कितने कितने बताए हैं देख लेते हैं, जरा चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बताई हुई है यहाँ पे 4 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस है 8, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4, डिस्टेंस है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इलेक्ट्रॉन। और ये पूरे का पूरा, क्योंकि ये डेल्टा वी की जगह हमने लिखा था ना, तो डेल्टा वी का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, तो वो वोल्ट का वी ये मैंने लिख दिया। तो आंसर आया 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 16। इफ हीलियम न्यूक्लियाई इज मूव्ड अक्रॉस 100 वोल्ट ऑपोजिट टू फील्ड देन वर्क डन। अच्छा, हीलियम न्यूक्लियाई से क्या मुराद है, हीलियम न्यूक्लियाई किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को, पता है ना, अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया जा रहा है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2e, पता है आपको, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, 2 प्रोटॉन है तो उनकी वजह से चार्ज +2e बनेगा। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो हमें पता चल गया, इट इज बीइंग मूव्ड अक्रॉस 100 वोल्ट ऑपोजिट टू द फील्ड। तो वर्क डन बाय द फील्ड आप फाइंड करें। अगेन यही काम करेंगे जो अभी इससे ऊपर वाले एमसीक्यू में हम कर चुके हैं। देखें जरा, फिर वही, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है अगेन वही यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को मॉडिफाई किया। चार्ज, कितना चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, +2e, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस में इसको मूव करवाया जा रहा है, 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। आंसर क्या आया, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। और ये आई थिंक आंसर सारे के सारे उसने जाउल्स में बताए हुए हैं, ऑप्शन सारे जाउल्स में हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है। ये लिखा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जाउल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली, तो ये 200, 2 × 10⁻², वो 10⁻² इसके साथ मिलेगा तो 10⁻⁻17 बनेगा। बाकी 2 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.6 आ जाएगा, तो 3.6 जाउल्स। ले जी, जाउल्स में भी आंसर आ गया, 3.6 10⁻⁻17 जाउल्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। 3.3 ओ सॉरी, मैंने 3.2 आता है, मैंने 3.6 लिख दिया है, ठीक है। ये देख लें, ये 3.2 आता है, 2 जाहिर है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 आएगा, मिस्टेक कर दी मैंने। तो 3.2 × 10⁻⁻17 जाउल्स, ठीक है। देखें जरा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 3.2 × 10⁻⁻17 जाउल्स। अच्छा, यहाँ पे, हाँ वर्क, अब दोनों, अब यहाँ पे 3.2 10⁻⁻17 जो है पॉजिटिव साइन के साथ भी है, नेगेटिव साइन के साथ भी है। अब ये आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। अब ये भी यहाँ पे साथ बताना है, क्योंकि अब साइंस का भी जो है ना मसला आ गया। तो देखें जरा, यहाँ पे वर्क डन किस का फाइंड करना है हमने, वर्क डन
ऑन इट बाय फील्ड, के फील्ड ने कितना वर्क किया। अब अगर तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर तो चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस सूरत में तो फील्ड का वर्क पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर चार्ज फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क होगा फील्ड का। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के वर्क की बात नहीं हो रही, फील्ड के वर्क की बात हो रही है। समझ आ रही ना बात की। तो फील्ड का वर्क जो है वो फील्ड की फोर्स ही डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे इस केस में आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे उसने बता दिया गया है कि हीलियम न्यूक्लियाई इज मूव्ड अक्रॉस 100 वोल्ट ऑपोजिट टू फील्ड, फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो जब फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो फील्ड की फोर्स के साथ एंगल 180 बन रहा है, तो फिर वर्क कैसा हो जाएगा, cos 180 माइनस माइनस 1 होता है, तो वर्क नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ये बनेगा फिर ऑप्शन डी। समझ आ गई बात की। लेकिन गौर से सुनिएगा, यहाँ पे अगर उसने कहा होता देन वर्क डन ऑन इट बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो अब क्या होता, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और फील्ड का वर्क हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फील्ड अगर पॉजिटिव वर्क करती है तो एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों की फोर्सेज एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो इसलिए अगर फील्ड का वर्क पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव होगा, फील्ड का नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट का पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से आपने अंदाजा लगा लेना है। तो यहाँ पे खैर फील्ड का के वर्क हमसे पूछा था तो वो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन डी। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक दफा जरा रजिस्टर की तरफ आ जाएं। ये आप समझ लें कि फील्ड का वर्क और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों होते हैं, इसको समझें जरा। ये देखें, ये देखें, अगर इस तरह से फील्ड लाइन है, लाइक ऐसे, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर मेरा चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, फर्ज कर लें कि ये चार्ज है, ये चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फील्ड की तो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फील्ड की फोर्स के साथ तो उसका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, तो फील्ड का वर्क तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर इसको मूव करवाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली फिर मुझे जो है उसके फील्ड के ऑपोजिट इसको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं फील्ड के ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये तो एक्सलरेट होता जाएगा, मुसलसल उसी डायरेक्शन में जरा फील्ड की फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सलरेट होता जाएगा। तो उसको एक्सलरेशन से रोकने के लिए, उसको यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए मुझे ऑपोजिट भी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मेरी फोर्स इसके ऑपोजिट होगी। आई समझ बात की। तो इसलिए मेरा जो वर्क होगा उस केस में वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है राइट साइड पे, मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, तो मेरा वर्क फिर डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गई ना बात की। तो इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और फील्ड का वर्क हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ। 17 देखें, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखें कैसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरी की पूरी। अब ये पूरी की पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, जब चार्ज इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है तो पोटेंशियल तो सेम हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क क्या होता है, चार्ज पे किया गया वर्क होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब मैं डेल्टा वी की जगह 0 पुट करूंगा तो वर्क भी 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए नंबर 18 की तरफ। ग्राफ्स आ गए। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर द इंटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इज। पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ आपने ड्रा करना है फॉर द इंटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के इंटीरियर में। तो देखें जरा, इंटीरियर में पोटेंशियल कैसा होता है, अभी ऊपर पहले 2-3 एमसीक्यूज में काफी डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूँ। इंटीरियर में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। लाइक ये देखें जरा, फिर से देखने चलें। अगर ये पूरे का पूरा हमारा एक स्फीयर है जिसपे मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनसाइड पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ऐसे ही इनसाइड आपको पता है पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो जिस तरह पोटेंशियल कांस्टेंट होने से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होने से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस 0 हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड 0 होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, इस फार्मूला के मुताबिक फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो जाएगी।
ठीक हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा इस चीज को देखें, कहते हैं इंटीरियर में अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान तो कैसा ग्राफ ड्रा होगा। देखें जरा, यहां पे मैंने ले लिया डिस्टेंस, यहां पे ले लिया पोटेंशियल। अब जरा देखें, अगर इन साइड पोटेंशियल ही कांस्टेंट है तो अब भले मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहूं पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ग्राफ कैसा बना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इंटीरियर में पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आज है नंबर 19 की तरफ। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर एक्सटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसकी एक्सटीरियर में पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करें। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें जरा, ये है डिस्टेंस, ये है पोटेंशियल। हमें पता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है वो एक्सटीरियर के जो पॉइंट्स हैं, ये एक्सटीरियर का पॉइंट है, इनके लिए कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया। तो ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये है ही पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फार्मूला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो फिर एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। ठीक है ना। अब ये इस फार्मूला में जरा गौर से देखें, v और r इनके दरमियान कैसी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ये अपने फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में काफी डिटेल से हम ये देख चुके हैं कि ग्राफ्स की शेप्स, डिफरेंट ग्राफ्स की शेप्स कैसी होती हैं। तो लिहाजा इस तरह की जो शेप होती है इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है जिसको कहा जाता है पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक। ठीक हो गया। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला वाला टेस्ट नहीं देखा, फर्स्ट टेस्ट नहीं देखा, उनके लिए चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, जिसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं दोनों की पावर 1 1 है, एक न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, चलें पावर्स को इग्नोर करें, एक न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो इनके दरमियान जो ग्राफ होगा, इन्हीं वेरिएबल्स के दरमियान जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा। समझ आ गई बात की। तो यहां भी तो ऐसे ही है, इस वाले केस में भी तो ऐसे ही है। हमने जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रा किया, v और r के दरमियान ग्राफ ड्रा किया, हमारी इक्वेशन में वही दोनों, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो लिहाजा ग्राफ फिर ड्रा होगा हाइपरबोलिक। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, इसको कहा जाता है हाइपरबोलिक ग्राफ। तो ग्राफ जो ड्रा होगा वो हाइपरबोलिक होगा। आगे समझ बात की। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, कौन सा बनेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे इसने कोई हाइपरबोलिक पैराबोलिक की बात नहीं की है, इसने तीन ऑप्शंस में स्ट्रेट लाइन दी है, चौथे में कर्व दी है, तो बस बात ही खत्म होगी, कर्व। ठीक हो गया। अलबत्ता पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए, टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाए, एंट्री टेस्ट में कर्व्स, डिफरेंट कर्व्स ड्रा करके दी हो, डिफरेंट कर्व्स के नाम लिखे हो, तो आपने फौरन पहचान पहचान जाना है कि दैट विल बी अ हाइपरबोलिक कर्व। लाजमी नहीं है उनके नाम लिखे हो, ये भी मुमकिन है कि चार ऑप्शंस में चार डिफरेंट ग्राफ्स ड्रा किए हो, तो आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाइपरबोलिक ग्राफ जो है उसको आपने मार्क कर देना है। नेक्स्ट नंबर 20 की तरफ आ जाए। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस फॉर एक्सटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज। अब जरा देखें, अब ग्राफ किस किस के दरमियान ड्रा करना है, पोटेंशियल और रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस के दरमियान, किसके लिए, अगेन एक्सटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए। इंटीरियर का तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं 19 एमसीक्यू में, वो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा इंटीरियर के लिए, क्योंकि इंटीरियर में पोटेंशियल रहता ही कांस्टेंट है। एक्सटीरियर के लिए अलबत्ता पोटेंशियल के ग्राफ जो है वो वेरी करते चले जाएंगे। तो अब जरा देखते हैं एक्सटीरियर के लिए ग्राफ कैसा होगा, किस किस के दरमियान, पोटेंशियल और रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस के दरमियान। तो देखें जरा, ये देखें जी, तो एक एक्सिस पे ले लिया मैंने, वर्टिकल एक्सिस पे पोटेंशियल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस 1/r। और पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है के क्यू बाई आर, उसके लिए देखें जरा अगेन, v इज प्रोपोर्शनल टू r। अब जरा गौर से देखें कि जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, v और 1/r, उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपने ये नहीं कहना कि इनवर्स रिलेशन है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं ये बात, ये इनवर्स रिलेशन नहीं है। इनवर्स रिलेशन है तो v और r के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। हमने रिलेशन किस किस के दरमियान फाइंड आउट करनी है, v और 1/r के दरमियान। तो v की 1/r के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
v की r के साथ इनवर्स रिलेशन है। हमने r के साथ तो रिलेशन नहीं फाइंड करनी, 1/r के साथ करनी है। तो 1/r के साथ तो v की डायरेक्ट रिलेशन हुई। ठीक हो गया। तो जब v की डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन वाला, ये वाला ग्राफ बनेगा फिर। और इस चीज का ग्राफ कैसा होता है पता ही है आपको। डायरेक्ट रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो लिहाजा ये भी तो v और 1/r की तरफ में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनका भी ग्राफ होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो देखें जरा कौन सा ऑप्शन बनता है। आवर आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन कौन से वाला, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी। ठीक हो गया जी। ओके जी, लास्ट एमसीक्यू है हमारा 21। कहता है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, गौर से देखिएगा इस चीज को। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस, और किसके लिए, फॉर इंटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब एक्सटीरियर के लिए नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस फॉर इंटीरियर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज। तो हमें पता है कि इंटीरियर में, अभी डिस्कस कर चुके हैं ना ऊपर, कि किसी भी सरफेस, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इंटीरियर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। तो जब इसका ग्राफ ड्रा होगा तो किस तरह का ड्रा होगा, ये देखें जरा। ये यहां पे लिया r, यहां पे लिया v, और नोट v, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस वो कह रहे हैं। तो अब इंटीरियर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो फिर ग्राफ किस तरह का ड्रा होगा, ग्राफ फिर इस तरह का ड्रा होगा, ऐसे। ये देखें जी, कि आपका डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मुकम्मल जीरो रहेगा, तो फिर ग्राफ ये ड्रा होगा ऐसे, यानी बिल्कुल एक्स एक्सिस। योर ग्राफ विल बी एक्स एक्सिस। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन ए। लें जी, ये थे आपके फोर्थ टॉपिक के, फोर्थ टेस्ट के एमसीक्यूज। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।